हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग इको पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र इको चैप्टर 5 आय और खर्च की संकल्पना। और इसमें आज हम पढ़ेंगे, सब हमने पढ़ने के बाद अब आज हम पढ़ेंगे इसमें आय की संकल्पना। यानी आय की संकल्पना क्या होती है। इसमें काफ़ी सारे डायग्राम थे और जहाँ तक है वो आपने पढ़ ही लिए होंगे। और आज हम इसमें पढ़ेंगे आय की संकल्पना क्या होती है। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य महत्तम लाभ कमाना है। पूंजीवादी बाजार में क्या होता है उद्देश्य, आपका क्या होता है, हमारा क्या होता है, सबका यही होता है ना कि उत्पादन का महत्व। उत्पादन क्यों किया जाता है? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इसीलिए आय की संकल्पना का ख्याल अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या होता है कि अधिक लाभ होगा तो क्या होगा, अधिक लाभ होने से आय बढ़ेगी और यही सब महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए लाभ की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को पड़ती है। पीढ़ी की कुल आयु उसके कुल खर्च से अधिक हो। अगर मान लीजिए कोई इकाई है, उसके कुल खर्चे से ज़्यादा अगर इनकम प्राप्त होती हो उसे, तो पीढ़ी को लाभ प्राप्त होता है। तो क्या माना जाएगा कि उसको लाभ मिल रहा है। अगर खर्चे से ज़्यादा लाभ मिलता है तो तब कहा जाएगा कि हाँ उसकी इनकम बढ़ रही है, यानी उसको आय प्राप्त हुई है। अगर खर्चे से ज़्यादा है तो, खर्चे से कम है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इनकम बढ़ने का। अधिक हो जाता है यानी कुल खर्च से अधिक हो तो पीढ़ी को लाभ प्राप्त होगा, यानी उसकी इनकम बढ़ रही है, यानी उसे लाभ हो रहा है। और यदि पीढ़ी के निर्णय से पीढ़ी की कुल आय उसके कुल खर्च से कम हो तो पीढ़ी को हानि होगी। और मान लीजिए अगर कुल खर्च से कम, उसको खर्चा बहुत हो रहा है और आय बहुत कम हो रही है, तो फिर उसको हानि का सामना करना पड़ता है। किंतु लाभ के विश्लेषण में कुल आय के अपेक्षा औसत आय और सीमांत आय के ख्याल अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कुल आय, औसत आय और सीमांत आय, इसके ख्याल ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये जब टोटल करके जब निकाला जाता है तो मेन तो इसी के ऊपर खर्च का ख्याल आता है। इसीलिए हम सर्वप्रथम कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की संकल्पना को समझेंगे। तो ये तीनों हम अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कुल आय, क्योंकि ये हमें समझना है। पीढ़ी उत्पादित इकाइयों को बेचकर, पीढ़ी मीन्स कंपनी, उत्पादित इकाइयों जो उत्पादन की गई है उन इकाइयों को बेचकर जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन्हें वो बेचेगी, करेगी क्या, उन्हें बेचकर जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे आय कहते हैं। यानी जो भी कोई कंपनी है जो वस्तु का उत्पादन करती है, उत्पादन बेचने के लिए करती है, जब वो बेच दिया जाता है उसके बदले में जो पैसे प्राप्त होते हैं, मुद्रा प्राप्त होती है, उसे ही आय कहते हैं। पीढ़ी की कुल आय, पीढ़ी ने अपने विक्रय में से जो आय प्राप्त की है उस रकम को कुल आय अथवा विक्रय आय के रूप में जाना जाता है। यानी जितनी भी वस्तु का उत्पादन किया है और जो विक्रय की है, बेचने योग्य है, बेच दी है, उसके बदले में जो आय प्राप्त होती है उसे विक्रय आय के रूप में या फिर कुल आय के रूप में जाना जाता है। पीढ़ी की कुल आय का आधार दो विषय पर है। एक तो है प्रति इकाई कीमत और दूसरा है कुल बिक्री। यानी प्रति इकाई, यदि ये दोनों परिबल, प्रति इकाई कीमत यानी हर एक वस्तु की कितनी कीमत है, और दूसरा कुल विक्रय यानी कितना सामान बाजार में बेचा गया है। यदि ये दोनों परिबल अथवा उसमें से किसी एक परिबल में परिवर्तन हो, प्रति इकाई कीमत में या कुल विक्रय में किसी एक चीज़ में अगर बदलाव होता है तो पीढ़ी की आय में भी परिवर्तन होगा। एक उदाहरण के द्वारा कुल आय को समझते हैं। एक पीढ़ी पेन का उत्पादन करती है। मान लीजिए कोई भी एक पीढ़ी पेन का उत्पादन करती है, पेन बनाती है, तो उसने कितने पेन बनाए? पेन की बाजार कीमत, एक पेन की कीमत 50 रुपये है। मान लीजिए उसने इस कीमत पर पीढ़ी का कुल विक्रय 100 था। अगर एक पेन पर उसका खर्चा हो रहा है 100 रुपये, कुल बिक्री इकाई हो, एक उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपये।
इस कीमत पर पीडी ने कुल बेचे 100 इकाई, यानी 50 रुपए एक पेन की कीमत है, उन्होंने 100 पेन बेचे हैं। तो कुल आय उनकी कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 50 तो कितने होंगे? 5000 रुपये होंगे, क्योंकि 100 पेन बेचे हैं, एक पेन की कीमत उनकी 50 रुपये है। पीढ़ी की कुल आय जानने के लिए नीचे दिए गए सूत्र, अब सूत्र इसका क्या है? कुल आय कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है बिक्री मल्टीप्लाई वस्तु की कीमत, यानी कितनी वस्तु बेच रहे हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे वस्तु की कीमत से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 50, यानी आपके पास आएगी वो 5000 रुपये। आ रहा है समझ में कि किस प्रकार से है? देखो, इसका फॉर्मूला तो है बिक्री, यानी जो बेच रहे हैं, विक्रय की गई वस्तु है वो, और गुणा करेंगे इसको वस्तु की कीमत से गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितने वस्तु बिक्री हमने 100 करी है, और वस्तु हमारी एक पेन 50 रुपए का, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे 5000। यदि विक्रय की गई बेची गई इकाइयों में कमी वृद्धि हो, मान लीजिए कम या ज़्यादा हो, जैसे 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो अथवा दोनों में परिवर्तन हो, और 50 की जगह 40 रुपये कीमत भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, तो पीढ़ी की कुल आय की रकम में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तो यहाँ जो 5000 जो आ रहे हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है औसत आय। अब आया समझ में कुल आय में परिवर्तन किस प्रकार होगा? जब वस्तु के उत्पादन में अगर वह प्रति इकाई कीमत में परिवर्तन होता है तो हमारी कुल आय में भी परिवर्तन होता है, वो भी कम और ज़्यादा होती है। अब है औसत आय। किसी एक पीढ़ी की औसत आय उस पीढ़ी की कुल आय को पीढ़ी के कुल उत्पादन से भाग देने पर होती है। यानी जो कुल उत्पादन, औसत आय कैसे निकालेंगे? उनकी जो टोटल इनकम है, जो कुल आय है, उसमें जो कुल बिक्री, जो कितनी वस्तुएं टोटल बेची है, उसको भाग दे देंगे तो आपके पास औसत आय आ जाएगी। यानी इससे के द्वारा औसत आय कितनी प्राप्त हुई है। तो इसका फॉर्मूला है औसत आय बराबर कुल आय डिवाइड बाय कुल बिक्री, यानी औसत आय के कुल आय में भाग किसका देंगे? कुल बिक्री का, यानी कितनी वस्तुएं बेची है उसका भाग देंगे तो हमारी आएगी कुल आय प्राप्त हो जाएगी। इससे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पीढ़ी के द्वारा 1000 पेन की बिक्री की गई है, यानी 1000 पेन बेच दिए गए हैं, जिससे पीढ़ी की कुल विक्रय आय 50,000 रुपये। 1000 पेन अगर बेचे हैं तो उनकी कीमत है 50,000। जो बेचने से जो इनकम प्राप्त हुई है वो हुई है 50,000, 1000 पेन बेचने से। सूत्र के अनुसार, सूत्र में क्या था? कुल आय। कुल आय कितनी हुई? 50,000। बिक्री कुल हुई 1000, तो डिवाइड करेंगे, यानी कुल आय में हम कुल बिक्री को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा औसत आय। यानी 5000 को भाग देंगे 1000 में तो 50 रुपये औसत आय हमें प्राप्त होगी। अर्थात पेन की प्रति इकाई होने वाली औसत आय, यानी एक पेन की कीमत हमारी 50 रुपये आएगी। सामान्य रूप से पीढ़ी तमाम इकाई की बिक्री समान कीमत पर करती है। अब करीब करीब क्या होता है कि जितने भी जो उत्पादन करे हैं वो सारे पेनों की कीमत 50 रुपये ही मानी जाएगी, तो औसत आय कीमत जितनी ही होती है। मान लीजिए यदि कीमत और औसत आय समान हो, दोनों ही बराबर हो, तो उत्पादन के लिए उस वस्तु की मांग रेखा ही उसके लिए औसत आएगी। यानी उस समय फिर वस्तु की मांग कितनी होती है उसके अनुसार औसत आय रेखा मानी जाती है। अलग अलग कीमतों पर ग्राहक
वस्तु की कितनी इकाई खरीदने को तैयार है। अब उनकी कीमत अगर अलग अलग हो जाती है तो जो ग्राहक है वो कितनी वस्तुओं की खरीदी करते हैं, यह मांग रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी मांग कितनी ज़्यादा हो रही है वो वस्तु की कीमत कम ज़्यादा के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि औसत आय रेखा वस्तु की अलग अलग बिक्री के साथ संबंधित आय को दर्शाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उत्पादक के दृष्टिकोण से जो आय है वही ग्राहक के दृष्टिकोण से कीमत है। यानी हमारा जो उत्पादक तो क्या सोच रहा है कि हमें औसत आय कितनी मिल रही है, लेकिन ग्राहक उसकी कीमत देख करके मांग करता है। अब है हमारी सीमांत आय की सीमांत आय किसे कहते हैं। पीढ़ी की औसत आय यह वस्तु के प्रति इकाई विक्रय आय से होती है। औसत आय किसे कहते हैं, जो वस्तु बेची जाती है उसके द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है। जबकि सीमांत आय किसे कहते हैं, सीमांत आय वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होने वाली आय है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी जितनी आय जा रही थी उसमें और ज़्यादा अगर वस्तु बेची जाती है उसके द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है वो होती है सीमांत आय। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से पीढ़ी की कुल विक्रय आय में जो बढ़ोतरी होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कोई पीढ़ी 1000 पेन की बिक्री करके 50,000 रुपये प्राप्त करती है। यानी 1000 रुपये का पेनों को बेचती है, उसके जरिए उसकी मार्फत उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। अब वह 1001 यानी एक पेन एक्स्ट्रा हो गया की बिक्री करके उसको आय कितनी होगी, उसको 45 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त होगी। यानी एक की कीमत और बढ़ गई तो पीढ़ी की कुल आय में 45 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो उत्पादन करके जो वस्तु बेची थी उसमें एक वस्तु और ज़्यादा बेची है तो इनकम भी ज़्यादा होगी, और जो इनकम जो एक ज़्यादा होगी 45 रुपये जो ज़्यादा होगी वो उसकी सीमांत आय होती है। इस प्रकार वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बिक्री से पीढ़ी की आय में भी बढ़ोतरी होती है। अब वही हो गया ना, जितनी कम बेचेंगे जितनी ज़्यादा बेचेंगे तो इनकम भी उसके अनुसार ही कम और ज़्यादा होती है। सूत्र अथवा समीकरण में सीमांत आय को इस प्रकार देखते हैं। ये MR ये है सीमांत आय का फॉर्मूला है, RN माइनस R और N माइनस 1। तो इसमें क्या है, MR किसको बताया, सीमांत आय को MR बोला है। N यानी विक्रय की गई इकाई की संख्या, यानी जितनी इकाई की गई थी, जितनी वस्तु बेची गई थी वो N है, नेट है। और N इकाई की बिक्री से होने वाली इनकम, यानी जो भी वस्तुएं बेची गई थी उसके द्वारा जो प्राप्त रकम आती है, इनकम आती है वो RN। फिर N-1 इकाई की बिक्री होने से आई, यानी जितनी उनके पास जो बिक्री हुई थी, जितने पैसे आए थे। ऊपर दर्शाए गए उदाहरण में उत्पादक अपना अथवा विक्रेता पेन को 1000 इकाई 50 रुपये प्रति इकाई की कीमत से बेचता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक पेन की कीमत 50 रुपये रखता है तो 1000 इकाई की कीमत बेचने से उसे कुल आय होती है 50,000 रुपये। अब पेन की 1001वीं यानी एक पेन एक्स्ट्रा अगर वो बेचता है तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी, उसकी आय हो जाएगी 50,045 रुपये। तो सीमांत आय सूत्र के अनुसार इस प्रकार से दर्शाया जाता है। किस प्रकार से कि n बराबर क्या था, 1001 और N-1 1000, क्योंकि एक को कम कर देंगे तो 1000। अब RN माइनस RN, तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये जो 45 है उसमें से 50,000 रुपये कम कर देंगे, क्योंकि एक बढ़ा दिया ना, तो जो हमारी कीमत थी उसको कम कर देंगे। कम करने के बाद जो बचता है वो हमारी 45 रुपये जो बच रहे हैं वो हमारी होगी सीमांत आय होती है। ये था सीमांत आय। और अब हम पढ़ेंगे इसमें पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पीढ़ी बाजार में प्रवर्तमान कीमत को स्वीकार करके, यानी जो उस समय जो कीमत चल रही है उसे स्वीकार करके वस्तु की बिक्री करते हैं। यानी जो वस्तु की जिस समय जो कीमत चल रही है उसके अनुसार ही वस्तु को बेचेंगे।
पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में एक रूप और समान गुण वाली वस्तु का विक्रय करने वाले असंख्य विक्रेता और क्रेता होते हैं। यानी बाजार में क्या हो गया, एक ही वस्तु आपको जगह जगह मिल जाएगी, यानी बहुत सारे तो विक्रेता होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। क्रेता और विक्रेता को बाजार की संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान होता है। अब आप और हम सब जानते हैं ना कि कौन सी वस्तु कितने की मिलेगी। हम उनके ज़्यादा पैसे तो देने वाले नहीं है, कम जरूर दे देंगे, ज़्यादा तो हम देने वाले ही नहीं होते। यानी हमें उन सब की परिस्थिति, यानी हमको उन सब चीज़ों की जानकारी भी होती है कि कौन सी वस्तु कितने की है। कोई भी पीढ़ी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, इसीलिए कीमत निश्चित और स्थिर रहती है। यानी कोई भी कंपनी अब उसको महंगा कर देगी, मान लीजिए किसी वस्तु को, हम तो जानते हैं ना उसकी कीमत क्या है, तो क्या हम लेंगे? हम उस वस्तु को लेंगे ही नहीं। इसीलिए कीमत निश्चित और स्थिर रहती है, क्योंकि कम ज़्यादा होते हैं, उनको पता है ग्राहक दूसरी दुकान पे चले जाएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय संपूर्ण आय समान होती है। यानी जो भी वस्तु की कीमत है वो सभी जगह एक सी ही होती है, क्योंकि उनको पता है अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो ग्राहक दूसरी दुकान, कम जरूर कर देंगे, वो ज़्यादा करेंगे तो ग्राहक दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। यदि वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो पेड़ी की औसत आय और सीमांत आय 50 दोनों ही 50 रुपये होगी। तो पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय दोनों क्या होगी? दोनों 50 रुपये ही होगी। परिणाम स्वरूप पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय की एक ही समान रेखा प्राप्त होगी। यानी दोनों ने कम ज़्यादा होगी, क्योंकि स्थिर है और निश्चित कीमत होती है। जो आकृति के क्षैतिज हम किसे कहते हैं? जो OX वाली जो हम रेखा खींचते हैं वो हमारी होती है क्षैतिज अक्ष। समांतर रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो हमारा ये डायग्राम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में। इसमें क्या है ये देखो, इसी से समझा देती हूँ, क्योंकि इसको डायग्राम को बनाना तो क्या है, वैसे समझा देती हूँ। आकृति ये देखो, ये हमारी OXY, ये तो आपको ही पता है, नीचे पेन का उत्पादन और इधर हमारी इनकम, OY पे इनकम, OX पर हमारी उत्पादन इकाई में। तो क्या है, ये आकृति में पीढ़ी की आय रेखा को दर्शाया। इसमें क्या दर्शाया गया है? हमारी कुल आय रेखा को इसमें बताया गया है। इसमें 3 विषय महत्वपूर्ण है। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी की सीमांत आय औसत आय स्थिर और समान होने के कारण एक ही रेखा पर DD द्वारा से दर्शाया गया है, क्योंकि लोगों की मांग भी उतनी है, कीमत स्थिर है, निश्चित है, तो लोगों की मांग भी फिर स्थिर हुई है। DD रेखा पर के बिंदु औसत आय बराबर सीमांत आय दर्शाते हैं, यानी दोनों ही बरोबर है। औसत आय भी बरोबर है, इधर औसत आय भी बरोबर है और इधर सीमांत आय भी, दोनों बरोबर है, यानी दोनों निश्चित और स्थिर है। दूसरा क्या है? दूसरा है औसत आय और सीमांत आय OX अक्ष पर। ये देखो औसत आय और सीमांत आय OX अक्ष पर एक ही रेखा DD के द्वारा दर्शाई गई है। क्योंकि औसत आय रेखा और सीमांत आय रेखा एक ही समान रेखा है, दोनों इक्वल है, न कम है न ज़्यादा है। इस रेखा का ढाल 0 है। कुल, और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? कुल आय रेखा यानी टोटल रेंज दाहिनी ओर से और ऊपर की तरफ जाती है। ये यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। क्या जा रही है? कुल आय रेखा दाहिनी ओर से नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई रेखा है। उद्गम बिंदु G पर ये कितने डिग्री का, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बन जाता है। इस रेखा से ज्ञात होता है कि वस्तु की बिक्री बढ़ने पर प्रमाण पर कुल आय में भी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे लोगों की मांग बढ़ती जाएगी, लोगों की कीमत बढ़ेगी, मांग भी धीरे धीरे बढ़ती है। यानी मांग में, कुल आय में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे लोग खरीदने लगेंगे ज़्यादा तो आय में भी बढ़ोतरी होगी। यानी देखो यहाँ से लोग ज़्यादा खरीदने लगे, फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगे, तो देखो कीमत आय में भी फ़र्क पड़ने लगे, यानी आय भी बढ़ने लगी। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 है, तो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ गई और उतने ये बिक्री लोगों की
जो वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है, एक बढ़ी तो इतनी थी, दो बढ़ी तो इतनी, इस अनुसार ये भी बढ़ती जाती है। इसीलिए इस रेखा का ढाल हकारात्मक यानी सम प्रमाण में है। ऊपर की ओर जा रहा है, शून्य से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कैसा ढाल है? इसका हकारात्मक ढाल है। अब है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। पूर्ण स्पर्धा हो ऐसी बाजार की स्थिति में एकाधिकार युक्त स्पर्धा, अल्पहस्तक एकाधिकार और द्विहस्तक अधिकार इत्यादि का समावेश होता है। बाजार में कैसी स्थिति होती है? अकेले का अधिकार होता है, अधिकार से युक्त स्पर्धा होती है, अल्पहस्तक होता है, यानी किसी का कुछ लोगों का हाथ होता है, एकाधिकार दो हस्तक यानी अधिकार भी होता है और दो लोगों का भी होता है अधिकार। ये सब चीज़ें यानी पार्टनरशिप भी होती है, अकेला व्यक्ति भी होता है, किसी का कुछ हिस्सा भी होता है, ये सब स्पर्धा बाजार में देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर ऐसे बाजार में विशेष रूप से एकाधिकार और एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों को अधिक वस्तु बिक्री करने अर्थात अपनी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए कीमत घटानी पड़ती है। कीमत कम करते हैं तो उनकी क्या होती है? उत्पादकों की वस्तुएं बहुत ज़्यादा बिक्री के लिए निकलती है। लोग कब खरीदते हैं? जब उन्हें कीमत कम लगती है, और कीमत कम करते ही वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यानी मांग बढ़ने लगती है, और मांग बढ़ते ही उनको इनकम भी होने लगती है। इस बिक्री में बढ़ोतरी होने से पीढ़ी की कुल आय घटते दर पर बढ़ती है, यानी जो इनकम होने वाली थी वो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकम उनकी होती रहती है, इसीलिए घटते दर पर बढ़ती है। बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? कीमत थोड़ी सी कम की है वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने के लिए। इसीलिए इस कहा गया है कि बढ़ोतरी होने से पीढ़ी की कुल आय घटते दर पर बढ़ती है, यानी 10 से 20 नहीं हो रही, 15 हो रही है, यानी बढ़ तो रही है लेकिन 20 होने के बजाय वो 15 ही हो रही है। परिणाम स्वरूप औसत आय और सीमांत आय में अंतर देखने को मिलता है। कीमत घटने से औसत आय रेखा नीचे की ओर झुकती है। अब कीमत कम होएगी तो मांग तो बढ़ रही है, लेकिन कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। ये देखिए यहाँ से, ये हमारी इनकम है, तो धीरे धीरे हमारी इनकम क्या होती है? कम होती है। पहले अगर ऐसे जाएगा तो बढ़ेगी, और नीचे आ रहा है तो कीमत 2, 4, 6, 8 करेंगे तो धीरे धीरे कीमत हमारी कम हो रही है। बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटाना अनिवार्य होने से सीमांत आय भी घटेगी, वो तो है, क्योंकि कीमत अगर कम हो रही है, वस्तु को बेचना ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो कीमत कम करना है, और जैसे ही कीमत कम हो रही है तो सीमांत आय भी कम हो जाती है। वस्तु की कीमत घटने पर औसत आय और सीमांत आय घटती है, किंतु औसत आय में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत आय में होने वाली कमी ज़्यादा तेज़ी से होती है, यानी उसमें कमी बहुत जल्दी और ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे औसत आय रेखा की अपेक्षा सीमांत आय रेखा नीचे जिसे आकृति में दिखाया गया है, ये सीमांत आय है और ये है औसत आय। ये ज़्यादा कम हो रही है, ये धीरे धीरे कम होती है औसत आय रेखा। अब आकृति में औसत आय और सीमांत आय रेखा की बाईं ओर से दाहिनी ओर से ऊपर की ओर झुकी हुई दर्शाई गई है। देखो, ये हमने OX OY लिया। OX पर उत्पादन बिक्री, OY पर हमने आय लिखा है, तो इस पे सीमांत आय और हमें औसत आय निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटाना आवश्यक है। अगर वस्तु को बेचना है तो हमें इसकी कीमत कम करनी पड़ती है। जैसे जैसे वस्तुएं कीमत कम होगी, हमारे वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटाना अनिवार्य होने से औसत आय की कीमत अपेक्षा सीमांत आय अधिक तेजी से घटती है। देखो, ये तेजी से घट रही है इसकी कीमत, वो इनकम होती है सीमांत आय की, ये घट रही है लेकिन ये धीरे धीरे, और ये क्या है? कुछ ज़्यादा जल्दी कीमत कम हो रही है। अगर बिक्री बढ़ानी है तो ये तो करना ही होगा। इसीलिए आकृति में औसत आय रेखा की अपेक्षा सीमांत आय रेखा नीचे है जो दर्शाई है, ये दर्शाई हुई है, ये आपको दिख ही रहा है। बिक्री की अपेक्षा औसत आय कीमत में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत आय में होने वाली कमी अधिक देखने को मिलती है।
औसत आय की अपेक्षा सीमांत आय को तेजी से घटने का मुख्य कारण है कि अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए कीमत में जो कमी की जाती है वह गत बिक्री को प्रभावित करती है। यानी पहले जो उनकी कीमत थी उसके अनुसार वस्तु को नहीं बेचते थे, जो पहले कीमत थी उसके अनुसार अगर वस्तु को बेचते हैं तो उनको इनकम उसके अनुसार ही मिलती है। लेकिन जब उनको प्रतिस्पर्धा लगता है, बाजार में ऐसा लगता है कि हमारी वस्तुएं कम निकल रही, तो क्या करते हैं, कुछ कम मात्रा में करते हैं। एक एग्जांपल में हमने देखा भी होगा, अगर अतिरिक्त वस्तु बढ़ानी है, अतिरिक्त लाभ कमाना है, तो एक वस्तु को एक्स्ट्रा बेचा था तो उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला था। लेकिन जब हमें अतिरिक्त अपने माल को बेचना है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, तो उसमें क्या किया जाता है, वस्तु की कीमत को थोड़ा सा कम किया जाता है। जैसे ही वस्तु कीमत कम हुई, वस्तुएं तो बहुत सारी बिक्री है, लेकिन जो उन्हें लाभ प्राप्त होने वाला होता है उसके अनुसार उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है, जिससे क्या होता है, उनके जो पिछले बार में जो बिक्री के द्वारा जो उन्हें लाभ मिला था वो भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसके अनुसार उन्हें लाभ कम प्राप्त होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ है शून्य तो है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। उत्पादन बिक्री हमने की 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर वस्तु 5 लेंगे तो उस समय कीमत हमारी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम कर देंगे तो इधर से जो हमारी उत्पादन बिक्री है, जो वस्तुओं की बिक्री है, वो हमारी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि कीमत कम होती है तो वस्तुएं लेने वाले ग्राहक ज़्यादा लेते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास में आपके स्कूल में जो समोसे आते हैं, 5 रुपए का एक समोसा देता है, और वहीं पे पास में ही अपने यहाँ पे स्कूल के जस्ट पास में ही एक समोसे कचौरी वाला है, तो आप उससे लोगे। तो अपने जो स्कूल में जो कैंटीन में जो आता है वो आपको 10 रुपए में 2 देता है, लेकिन पास वाले जो दुकान में जाओगे आपको 10 रुपए में एक भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसने क्या किया है, कीमत कम करी है, ताकि इसको अधिक से अधिक समोसे तो मिलते हैं, बिकते हैं, लेकिन उसको इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना उसको लाभ मिलेगा। तो वो उसका होता है सीमांत लाभ, सीमांत आय प्राप्त होती है। क्योंकि और हम भी क्या करेंगे, पास वाली दुकान में जाएंगे तो हमको लगता है कि उससे इतने महंगे थोड़ी ना लेंगे, उसके तो 17-18 रुपए का एक है, और यहाँ आप 3 खा लोगे तो भी आपके पास पैसे बचेंगे। तो हम ये सब चीज़ें सोच करके ही ऐसी, और है भी मार्केट प्रतिस्पर्धा वाला ही मार्केट है, तो जो व्यक्ति अपनी कम कीमत कर देगा, हम लोग भी उसी कम कीमत वाले व्यक्ति के पास में ही वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं, और इसके द्वारा ही कंपनियां अपना लाभ कमाती है। क्योंकि उत्पादन तो कर लेती है, फिर उसको बेचे कैसे, एक बार तो बेच लेती है, फिर जब वो माल निकलता ही नहीं है, उन्हीं वस्तुओं की कीमत वो कम कर देती है, ताकि वो अपनी जो भी उनको इनकम हो वो लाभ प्राप्त कर सके। तो हमारा ये चैप्टर तो आज ये कंप्लीट हो गया। कल हम इसको नहीं, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अगर किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको पूछ सकते हो, कॉल करके, मैसेज करके, ग्रुप में मैसेज कर, ग्रुप में क्या मतलब पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, और वैसे भी आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैसेज के जरिए भी पर्सनल टीचर से भी पूछ सकते हो कि आपको जो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप पूछ ही सकते हो। आपको इसमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, सभी नहीं करने हैं, लेकिन हाँ एमसीक्यू तो पक्का ही करने हैं, क्योंकि अभी एमसीक्यू वापस से आने लग गए हैं। तो ये आपको करने हैं, पहला आपको ये करने हैं फर्स्ट वाले के 6, सेकंड में आपको कुछ ही क्वेश्चन करने हैं, सारे नहीं करने हैं। पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा और पांचवा, ये आपको क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला दूसरा चौथा और पांचवे में आपको सब नहीं करने हैं, आपको आपकी चॉइस से 2 दे देती हूँ, कोई भी 2 करो। वैसे तो आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवे में 2, ये आपको सभी को क्वेश्चन आंसर
करने हैं। तो आज हमारा चैप्टर 5th इको का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।